फाइनेंशियल एसेट 109 इंडिया 109 पार्ट लेक्चर 18 पार्ट 1 एंड 2। ठीक है, लेक्चर 17 में ये देखे थे समरी कि अगर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो फेयर वैल्यू अज्यूम नहीं करते हैं, कंप्यूट करते हैं। फॉर्मूला फेयर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ऑफ PIR। ठीक है, तो जो भी प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कुछ होता था तो डिफरेंस निकलता था फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस के बीच में। स्टेप 3 जो बन रहा है नया वाला एडिशनल पॉइंट। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस कहलाता था उसका कुछ नाम होता था। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, अब ये बोलने से पहले एक चीज़ सुनो, अभी तक हम लोग फाइनेंशियल एसेट की तरफ से देख रहे थे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में एम्प्लॉयर का बुक्स बना रहे थे, लेसी लेसर में लेसी का बुक्स बना रहे थे, और इन्वेस्टर होल्डिंग और सब्सिडरी में होल्डिंग का बुक्स बना के हम लोगों को नाम दे रहे थे। अब हम लोग लाइबिलिटी की तरफ, मतलब कि जिसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है ना, उसकी तरफ से भी देखेंगे कि उसके बुक्स में कैसे लिखा है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर का फाइनेंशियल एसेट, एम्प्लॉय का फाइनेंशियल लाइबिलिटी। एम्प्लॉयर लिखता है प्रीपेड सैलरी तो एम्प्लॉय लिखेगा एडवांस सैलरी। ट्रीट क्या करता है, अमोटाइज करता है। एम्प्लॉयर अपना लोन जितना साल का दिया है वैसे ही ये भी अमोटाइज करेगा, PL में लिखेगा जो भी तुम्हारा प्रीपेड। अब आते हैं लेसर और लेसी। लेसी क्या किया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। ठीक है, तो लेसी क्या करता था, अपना फाइनेंशियल एसेट में उसको लिखता था प्रीपेड रेंट, तो लेसर क्या लिखेगा एडवांस रेंट। ये दोनों का ट्रीटमेंट क्या करेगा, दोनों PL में अमोटाइज करेगा, एक एक्सपेंस की तरह एक इनकम की तरह। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें था होल्डिंग सब्सिडियरी। होल्डिंग पैसा दे रहा था सब्सिडियरी को, होल्डिंग का फाइनेंशियल एसेट, सब्सिडियरी का फाइनेंशियल लायबिलिटी। होल्डिंग उसको लिखता था डिफरेंस को इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी। इसमें नया अभी तक जो पढ़े वो सब पुराना था, नया सुनो। तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी लिखेगा होल्डिंग, सब्सिडियरी लिखेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय होल्डिंग। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी प्रीपेड आता था उसको राइट ऑफ करते थे 5 साल लाइफ के अंदर, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट अगर होल्डिंग लिखा है इन्वेस्टमेंट तो उसको राइट ऑफ नहीं करेगा, बैलेंस शीट में दिखाएगा। कहाँ बैलेंस शीट में दिखाएगा, वो बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट की तरह दिखाएगा होल्डिंग। सब्सिडियरी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिखा है उसको कैसे करेगा, वो दिखाएगा अपने, एक मिनट, हाँ, तो जो सब्सिडियरी है जब उसको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिखता है, लेकिन कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिखाएगा कहाँ, वो तो इन्वेस्टमेंट अपना नॉन करेंट एसेट में दिखा दिया। कैपिटल कंट्रीब्यूशन को, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो सब्सिडियरी अपने बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाके लिखेगा। अब तो नया फॉर्मेट है तो लाइबिलिटी में नहीं लिखे, उसको लिखेगा अदर इक्विटी में, क्योंकि वो कैपिटल उसको मिल रहा है तो वो अदर इक्विटी। कैपिटल तो हम लोग लाइबिलिटी में लिखते इतना पता है, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन को अदर इक्विटी में लिखेगा। ठीक है, अब नया चीज़ पढ़ रहे हैं क्या, अभी होल्डिंग दिया था सब्सिडियरी को पैसा, अब क्या हो रहा है कि सब्सिडियरी दे रहा है होल्डिंग को पैसा उल्टा। ठीक है, तो सब्सिडियरी का फाइनेंशियल एसेट है, होल्डिंग का फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो जब सब्सिडियरी अपना डिफरेंस लिखेगा फाइनेंशियल एसेट में तो उस डिफरेंस को क्या लिखेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं, उसको लिखेगा वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। होल्डिंग पापा अपने बच्चे को पैसा देता है तो इन्हें बोलता है कि हम क्या बोलते हैं कि हम एक्सपेंस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लिखता था होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिखता था। सब्सिडी बोलता था कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और बच्चा अपने पापा को पैसा दे रहा है तो इन्वेस्टमेंट लिखेगा नहीं, बोलेगा रिटर्न कर रहे हैं हम इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम कर रहे हैं, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखेगा। तो सब्सिडियरी लिखेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, और जो पापा को मिल रहा है जो होल्डिंग है वो क्या लिखेगा, डिविडेंड इनकम। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसको, हाँ, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को सब्सिडियरी लिख तो दिया है डिफरेंस को, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या होगा मुझे हमको आइडिया नहीं है, हम पूछ के बताएंगे। ठीक है, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अब दूसरा चीज़ है, गवर्नमेंट ग्रांट करिए किसी कंपनी को तो उसका भी ट्रीटमेंट कर, उसको भी वो लिखेगी डिफरेंसेस में। फिर जब गवर्नमेंट ग्रांट जो कर रही है उसका तो फाइनेंशियल एसेट है तो वो कैसे लिखेगी, वो उस डिफरेंस को लिखेगी गवर्नमेंट ग्रांट की तरफ। अभी तो क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आगे आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आज का दिन में क्या क्या क्वेश्चन हुआ। इलस्ट्रेशन 122 का लाया सर। ठीक है, LDR क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, बस वही वाला बात है, इसमें सिर्फ वो पॉइंट था 122 बोल रहे हैं, सॉरी, इलस्ट्रेशन 36, 122 नहीं मेरे भाई, एक सेकेंड, सॉरी, हम आगे ही आ गए, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, इलस्ट्रेशन 122 ही। ठीक है, इलस्ट्रेशन 122 में क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है किसका, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का।
ठीक है। तो अभी बुक्स में लिखना है हमको एम्प्लॉयर की तरफ से, तो एम्प्लॉयर क्या है, फाइनेंशियल एसेट, तो डिफरेंस का क्या लिखेगा, प्रीपेड सैलरी, ठीक है। इतना दिमाग क्लियर। अब आगे देखो इसमें क्या मजा, थोड़ा सा अति डिफरेंस इसमें नया डिफरेंस क्या, नया नहीं, कि इसका जो कैश फ्लो है ना, उसमें बोलता है इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी दे रहा है। तो जब भी हम लोग जो पेमेंट रीपेमेंट कर रहे हो तो उसमें अगर प्रिंसिपल भी एडेड होता है तो क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो का हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। तो इसमें भी वही किया है, वर्किंग नोट बनाया है, प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट को दो कॉलम में डिवाइड करके वैसे वैसे करके चला गया है। क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट होगा हर बार डिफर करते जाएगा, क्योंकि हर बार प्रिंसिपल कुछ जा रहा है तो प्रिंसिपल का अमाउंट कम होगा, तो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट कुछ और जाएगा, तो उस वजह से अलग गया है। आपको बताया था वर्किंग नोट जब भी हम बनाते हैं कैश फ्लो का, उसका दो इफेक्ट होता है, उसका दो जगह हेल्प आता है। पहला हेल्प जब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो बनाना होता है, तो 1 2 3 4 करके आप दो नहीं तीन बोलेंगे अब, दो बता, एक तो पहले कैश फ्लो तुम्हारा बन गया कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कितना कितना जाएगा वो तुमको पता चल जाएगा, तो तुम्हारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 जब तुमको EIR निकालना होता है, स्टेप 2 में EIR ने, हाँ स्टेप 2 में तुमको फेयर वैल्यू निकालना होता है, EIR ने सॉरी, स्टेप 2 में फेयर वैल्यू निकालना होता है। तो फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट EIR तुमको दिया हुआ रहता है। तो जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज है तुम्हारा, वो तुम कैश फ्लो अभी वर्किंग टेबल बनाया है जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ऐड करके सब आ रहा है वैल्यू, तो उसको तुम अपना फेयर वैल्यू निकालने के लिए यूज़ कर सकते हो, दो जगह। तीसरा एलेट, जब तुम जर्नल एंट्री बनाता है, क्या बनाता है, जर्नल एंट्री, जब तुम जर्नल एंट्री बनाओगे तो इंटरेस्ट का तुम LAT से यूज़ कर लोगे, ठीक है। पहला इनिशियल एंट्री तुम फेयर वैल्यू ओपनिंग बैलेंस से यूज़ कर लोगे, डिफरेंसेस को तुम नाम दे दोगे, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा अति है, क्या उसको कहते हैं, पेमेंट जो होगा, जो पेमेंट करेगी तो पेमेंट जो अभी फाइनेंशियल एसेट है, तो पेमेंट जब उसको मिलेगा, पेमेंट कौन सा मिलेगा उसको, जो कैश फ्लो में दिया हुआ है वो, ठीक है। जो इंटरेस्ट हम EIR पे लिखे वो नहीं ना मिलता है, जो पेमेंट जो कैश फ्लो है वो मिलता है। तो तीन जगह हेल्प आता है, ठीक है। तो वो है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में खास नहीं है, और इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है जो क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। लेकिन सर क्या बोले कि ये जब जो वो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था ना, तो जो क्वेश्चन तुमको बुक में दिया उसके एक और एक्स्ट्रा पॉइंट था जो एग्जाम में आया हुआ लिखा था। क्या लिखा हुआ था, बोला था कि जर्नल एंट्री के बाद अब तुम बताओ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट और P&L एक्सट्रैक्ट। तो हम लोग बैलेंस शीट में और P&L में कैसे दिखाएंगे, इसमें पॉइंट आता है। तो सुनो, अगर एक बार बताओ कि अगर जैसे कि हम लोग LAT बनाए हैं, ठीक है, LAT में क्लोजिंग बैलेंस आया हुआ है, तो ईयर 1 एंड का जब बैलेंस शीट बनेगा तो जो हमारा फिनेंशियल एसेट है एम्प्लॉयर की तरफ से है, तो वो एम्प्लॉयर का फिनेंशियल एसेट है, तो फिनेंशियल एसेट ईयर एंड पे कैसे दिखेगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है LAT में वही दिखेगा, ठीक है, वही दिखेगा, सही है, वैल्यू वही जाएगा। लेकिन उसको कहाँ दिखाओगे, कहाँ दिखाएंगे यार, 5 साल का लाइफ है तो 12 महीना के ऊपर का है, तो नॉन करेंट एसेट है हमारा, नॉन करेंट एसेट में फिनेंशियल एसेट में दिखेगा पूरा वैल्यू, नहीं, नॉन करेंट एसेट के पूरा, नॉन करेंट एसेट में पूरा वैल्यू नहीं जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्यों नहीं जाएगा भाई, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस हमारा है 11,46,899, ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये बैलेंस शीट के फिनेंशियल एसेट, बैलेंस शीट के नॉन करेंट एसेट के पूरे फिनेंशियल एसेट में नहीं जाएगा, कुछ वैल्यू करेंट एसेट में भी जाएगा, कुछ वैल्यू करेंट एसेट में जाएगा। क्यों भाई, क्यों जाएगा करेंट एसेट में, क्योंकि इसका कुछ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो तुम कैश फ्लो बनाया था उसमें कुछ प्रिंसिपल 3,20,000 वो पहला ही साल के एंड पे जा रहा है, समझे। तो जब पहला ही साल के एंड पे जा रहा है तो उसका चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल हर बार चेंज हो रहा है। तो हम अभी तक हम लोग उसको क्या करते थे कि 4 साल इंटरेस्ट आता था और 5 साल इंटरेस्ट आता, 5वां साल के एंड पे हम लोग प्रिंसिपल पेमेंट कर देते हैं। तो ईयर एंड के पहला ईयर एंड पे वो 5 साल के बाद देना होता है प्रिंसिपल, तो उसको हम लोग क्या दिखाते थे, उसको दिखाते थे नॉन करेंट एसेट। लेकिन इसमें क्या है कि प्रिंसिपल भी जा रहा है पहला इंस्टॉलमेंट के साथ, तो जैसे ही पहला साल का एंड करोगे तो जो प्रिंसिपल है हम लोग कि डे 1 5 लाख का हम उसको लोन दिए 5 साल के लिए, तो डे 1 तो मेरा नॉन करेंट एसेट है, तो उस दिन तो बैलेंस शीट नहीं बनता है, डे एंड पे ईयर एंड पे बनेगा। तो 5 लाख में तुम 1 लाख रुपया दे दिया, जिसमें से इंटरेस्ट भी कुछ है, इंस्टॉलमेंट भी, प्रिंसिपल भी कुछ है। तो अभी तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है, 4 लाख है ना, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल 4 लाख नहीं है ना, उसमें कुछ इंटरेस्ट भी एडेड है। तो हमको यहाँ पे 11,40,000 दिखा रहा है, तो इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। तो अभी हम दिखाए कैसे आगे कि कितना फिनेंशियल, कितना एसेट है, कितना फिक्स, कितना नॉन करेंट है, कितना करेंट है। तो कुछ नहीं करना है, नॉन करेंट एसेट तुम्हारा कौन सा होगा, जो 1146 के जस्ट वाला बाद है, कौन सा 87758 है, जो देखो हम पेंसिल से लिखें इमीडिएटली नेक्स्ट, उतना नॉन करेंट एसेट होगा। क्यों नॉन करेंट एसेट होगा, क्योंकि भाई
ईयर 1 एंड पे 1146 देना है, ठीक है, जिसमें से प्रिंसिपल भी कुछ अमाउंट है। लेकिन 877 जो है वो तुम्हारा, वो तो आज ईयर पहला साल के एंड पे 877 तो हमको अगला साल 12 महीना के बाद देना है ना, अभी तो नहीं देना है। चलो इतना नहीं समझ में आया, हम फिर से समझा रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप खुद कन्फ्यूज हो रहे थे, अब हमको समझ में आ गया। सुनो, क्लोजिंग बैलेंस है 11,46,899। तो ईयर 1 एंड पे आज हमारा साल खत्म हो रहा है, आज हमको क्लोजिंग बैलेंस LAT में दिखा रहा है 11,46,899, ठीक है। नॉन करेंट एसेट किसको कहते हैं? वो एसेट जो आपको 12 महीना के बाद रियलाइज़ होगा, ठीक है। अब 11,46,899 तो आज है, अगला साल मतलब 12 महीना के अंडर, मतलब अगला साल 31 मार्च के पहले ही हम लोग प्रिंसिपल का भी कुछ पेमेंट कर रहे हैं और इंटरेस्ट का भी कुछ पेमेंट कर रहे हैं। सही बात है भाई। तो 11,46,899 आपका क्या है, जो आज जैसे कि आज पहला साल है तो दूसरा साल तक जो पेंशन देने वाले हैं, जो पैसा हमको देने वाले हैं या लेने वाले हैं, अब इसमें मान लेके चलते हैं पैसा देने वाले हैं, ठीक है, ओके, या लेने वाले, ठीक है। इस क्वेश्चन में लेने वाले क्या है कि 12 महीना में हमको पैसा आने वाला, 12 महीना के अंदर अगर कोई पैसा आएगा तो करेंट एसेट है, 12 महीने के बाद अगर कोई पैसा आएगा तो नॉन करेंट है। 11,46,899 का कुछ पार्ट जो है वो हमको 12 महीना के अंडर आने वाला है, मतलब अगला, जैसे कि आज 31 मार्च है, अगला साल के पहले हमको वो पैसा आ जाएगा। तो कुछ अमाउंट जो 11,46,899 में है, कितना पैसा देखो, 384,000 हमको अगला साल मिलने वाला है। तो 1146 में 384 हमको अगला साल में मिलने वाला है, तो उसको 384 को करंट एसेट दिखाते हैं क्योंकि वो अगला साल मिलने वाला है 12 महीना पहले। और बाकी जो 879,589 है वो नॉन करेंट हो गया हमारे, क्योंकि वो 12 महीना के बाद मिलेगा, मतलब सेकेंड ईयर के एंड के बाद मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसमें एक चीज़ सही है तुम्हारा कि 877,589 एक साल के बाद मिलेगा 12 महीने बाद, तो उसको नॉन करेंट एसेट दिखा दो, तो नॉन करेंट एसेट दिख गया। लेकिन करंट एसेट कितना होगा? करंट एसेट देखो, ये तो तुम्हारा 384,000 तुम्हारा कुछ उसमें प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट है? एज पर कूपन रेट इंटरेस्ट है। लेकिन एट द रेट EIR तो कुछ और डिफरेंट इंटरेस्ट है। देखो 114689 है, वो भी कुछ करना होगा। तो कुछ नहीं, दिमाग में लगाना ज़्यादा। तुम आओ, देखो तुम्हारा पेज नंबर 120 पे दिया हुआ है 114689 तुम्हारा टोटल एसेट है, जिसमें से नॉन करेंट कुछ है, करेंट कुछ है। नॉन करेंट तुमको बता दिया क्या है, 877,589 है, क्योंकि वो 12 महीना के बाद मिलेगा, ठीक है। तो करेंट कितना हुआ? ये टोटल है, इसमें से नॉन करेंट कितना है, तो करेंट कितना होगा? बैलेंसिंग फिगर ना, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल देना, वो तुम्हारा करेंट एसेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों करेंट और नॉन करेंट क्या है? फिनेंशियल एसेट है। तो नॉन करेंट एसेट के अंदर देखना फिनेंशियल एसेट का कॉलम होगा, और नॉन करेंट के अंदर भी फिनेंशियल एसेट का कॉलम होगा, उसमें दोनों वैल्यू जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया तुमको? क्लियर। और इससे एक और चीज़, ये तुमको अभी जो इतना दिमाग न लगाना पड़े कि 12 महीने के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके लिए तुमको क्या लाइन है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, पहला साल क्लोजिंग बैलेंस 1146 है, सेकेंड ईयर का 877 है। तो जब किसी साल का तुम क्लोजिंग देख रहे हो, उसमें ढूंढना चाहते हो कि फाइनेंशियल नॉन करेंट कितना है, तो कुछ नहीं देखना, उसका सब्सिक्वेंट वाला जो होगा ना, इसमें सब्सिक्वेंट 877 है, तो वो नॉन करेंट हो गया। जब 877 सेकेंड ईयर के एंड पे आएंगे, तो उस टाइम 877 से कितना नॉन करेंट होगा वो देखने के लिए उसका सब्सिक्वेंट देख लेंगे, जो यहाँ पे कितना है 893.48, वो हो जाएगा, बन गया। और ये तो तुम्हारा हो गया किस चीज़ का, जो तुम्हारा फिनेंशियल एसेट है, तुम्हारा जो भी लोन दिए हो उसका फिनेंशियल एसेट का बात हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ हुआ था, क्या हुआ था? यहाँ पे तुमको डिफरेंस पैदा हुआ था प्रीपेड रेंट का। तो जो प्रीपेड रेंट है, सॉरी इसमें प्रीपेड सैलरी है या रेंट है, कुछ समथिंग जो भी है, प्रीपेड है, एम्प्लॉय बेनिफिट है, प्रीपेड सैलरी है। तो प्रीपेड सैलरी तुम्हारा एसेट होता है, लेकिन वो फिनेंशियल एसेट नहीं होता है। याद करो, प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस सैलरी तुम्हारा क्या होता है? फिनेंशियल एसेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नीदर इट इज़ कैश नॉट इट इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इक्विटी, नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस है तुम्हारा, कुछ नहीं मिलने वाला है तुमको, वो तुम बाद का पेमेंट कर रहे हो, तो फिनेंशियल एसेट नहीं है। तो प्रीपेड सैलरी को हम लोग फिनेंशियल भरी नॉन करेंट, उसको भी नॉन करेंट और करेंट एसेट में दिखाएंगे डिवाइड करके, लेकिन फिनेंशियल एसेट की तरह नहीं दिखाएंगे। देखो हम काट रेड पेन से लिखे हुए हैं, ठीक है। अब तुम पूछोगे कि भाई इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इसको भी एक्जैक्ट वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे भी तुम फिनेंशियल एसेट को डिवाइड किया था, कि सब्सिक्वेंट वाला जो होगा उतना नॉन करेंट, जो डिफरेंस है वो करेंट, ठीक है। इतना जो बात किए, इतना बात को समझने के लिए, इतना बात को अगर एक लाइन में बोले तो देखो ICI क्या बोलता है कि दिमाग मत लगाओ, जहाँ भी तुम्हारा
ये जितना भी मजाक हुआ है ना वो तब मजाक होगा जब तुम प्रिंसिपल जो है ना वो प्रिंसिपल भी तुम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने लगोगे ना, तब तुमको नॉन करेंट करेंट में बांटना है। जहाँ पे नॉर्मल है कि 1 2 3 4 इंटरेस्ट जाएगा, 5वां साल तुम्हारा प्रिंसिपल जाएगा, तो वहाँ पे तुमको पूरा वैल्यू नॉन करेंट दिखा देना, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना उसको नॉन करेंट दिखा देना। लेकिन जहाँ प्रिंसिपल जा रहा है इंस्टॉलमेंट में, वहाँ नॉन करेंट और करेंट में तुमको डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 36 पे। ठीक है, ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 केस दिया हुआ है। 3 केस में क्या, पहला केस कुछ वही हुआ है कि प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को इन्वेस्टमेंट कर रही है, लोन दे रही है। तो जब लोन दे रही होती है तो हम लोग डिफरेंसेस को अगर होल्डिंग कंपनी की तरफ से अगर लिख रहे होते हैं तो होल्डिंग तरफ से लिखेंगे तो डिफरेंसेस को इन्वेस्टमेंट कहेंगे। लेकिन सब्सिडियरी की तरफ से लिखेंगे तो उसका तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो वो लिखेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब उस तरीके से काम करना है। इसमें 3 केस में तुमको काम करना है। पहला केस क्या बोलता है कि जो लोन है ना वो रीपेबल ऑन डिमांड है, मतलब जब होल्डिंग मांगेगा तभी सब्सिडियरी पैसा देगा। भाई कैश फ्लो बनाने के लिए तुमको चाहिए होता है ईयर 1 2 3 4 का तुमको कैश फ्लो। यहाँ पे रीपेबल कब होगा उसका टाइम नहीं दिया हुआ है, कौन सा रेट पे तुमको मिलने वाला कूपन रेट क्या है या नॉर्मल रेट वो भी नहीं दिया हुआ है, और ना तुमको फ्यूचर कैश फ्लो दिया हुआ, कुछ दिया ही हुआ नहीं है। तो तुम निकालेगा क्या? अगर तुम पहला स्टेप 1 कैश फ्लो था, कैश फ्लो तुम निकाल नहीं सकता है। स्टेप 2 फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। फेयर वैल्यू निकालने के लिए या तो अज्यूम करोगे या कंप्यूट करोगे। यहाँ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो कंप्यूट करना होगा। कंप्यूट कैसे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट द रेट ऑफ EIR। हाँ, तो क्या बात हो रहा था कि भाई हमारा जो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप था, लेकिन इसमें क्या हुआ केस 1 में कि कोई डेटा ही नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग फिर अगर अथी लेते हैं, इसमें कंप्यूट करना है हमको फेयर वैल्यू, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो चाहिए। कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो है ही नहीं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल नहीं सकते हो क्योंकि EIR का रेट नहीं दिया हुआ है। तो क्या किया जाए, तो अब अज्यूम करेंगे। किसको अज्यूम करेंगे, फेयर वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। जो सेकंड पॉइंट था हम लोग को पहले जो करते थे पहले, उसको अज्यूम कर लेंगे। कैसे फेयर वैल्यू अज्यूम करते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस डे 1 प्राइस क्या है 10 लाख रुपया। अब तो फेयर वैल्यू निकाल दिया, फेयर वैल्यू निकाल तो दिया है लेकिन EIR नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हो, LAT बना नहीं सकते हो, तो सिर्फ जर्नल एंट्री मार दो। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है तो जर्नल एंट्री बना दो। क्या चीज़ का, डे वन का जर्नल एंट्री क्या बनेगा, लोन जो फाइनेंशियल एसेट है एम्प्लॉयड की तरफ से, इसमें एम्प्लॉय सबकी तरफ से तुमको जर्नल एंट्री देना है। एम्प्लॉयड का फाइनेंशियल एसेट है तो एम्प्लॉयड का फाइनेंशियल एसेट है तो लोन टू सब्सिडियरी जो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश कर देगा। वहीं पे जो एम्प्लॉय है उसका फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो कैश टू फाइनेंशियल लायबिलिटी कर देगा। डिफरेंस कुछ आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस के बीच में डिफरेंस ही नहीं है। स्टेप 3 जो डिफरेंस होता था वो फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन प्राइस के बीच में डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि फेयर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस है, डे 1 प्राइस। तो बस वो हो गया। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में तुमको कैश फ्लो भी दिया हुआ है 3 साल का, भले इंटरेस्ट तुमको कोई पेमेंट नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन है, लेकिन 3 साल का कैश फ्लो तो मिल गया तुमको कि 3 साल में मिल जाएगा तुमको पेमेंट। डेट दे दिया तो कैश फ्लो तो तुम बना सकते हो, बन गया तुम्हारा। EIR भी दिया हुआ है तो स्टेप 1 तुम फेयर वैल्यू निकाल सकते हो, स्टेप 1 कैश फ्लो निकाल सकते हो, स्टेप 2 फेयर वैल्यू निकाल सकते हो, स्टेप 3 डिफरेंस निकाल सकते हो, 4 EIR निकाल सकते हो और LAT भी बना सकते हो। ये सब नॉर्मल एकदम प्रोसीजर था। लेकिन इसमें नया क्या था, इसमें नया ये है कि तुमको अभी तक तुम फाइनेंशियल एसेट की तरफ से जर्नल एंट्री बनाते थे, अब तुमको फाइनेंशियल लायबिलिटी की तरफ से तुम जर्नल एंट्री बनाओगे। जो डिफरेंस आया फाइनेंशियल एसेट का उसको इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी कहेंगे, और जो तुम्हारा ये है जो सब्सिडियरी है वो लिखेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, देखो लिखा हुआ है, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी नीचे लिखा हुआ है, वो तुम एक बार देख लेना। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम लोग केस 2 हो गया। केस 2 में तुम फिर जर्नल एंट्री वह जो डिफरेंस है, डिफरेंस को फिर तुम अमोर्टाइज करोगे। वो तुम अमोर्टाइज नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिखता है, और जो भी लोन का गिवन है इनकम है वो सब अपना लोन का जो इंटरेस्ट इनकम है वो तुम जर्नल एंट्री में डालोगे। ठीक है, और केस 3 जो तुमको दिया हुआ है वो क्या बोलता है, केस 3 तुमको बोलता है कि केस 1 बोलता है कि रीपेबल ऑन डिमांड है, केस 3 क्या बोलता है, केस 1 बोलता है वो बात कि रीपेबल ऑन डिमांड, केस 3 क्या बोलता है कि जब फंड होगा ना सब्सिडियरी के पास तब वो पेमेंट देगा। तो क्या ये सेम है रिपेबल ऑन डिमांड की तरह, मतलब जब वो मांगेगा तब देंगे उसकी तरह से, मैं नहीं, इसके पास जब पैसा होगा तब देगा। तो ये तो गलत ही है। तो ऐसा ही क्या बोला कि भाई ऐसे काम नहीं चलता है कि तुम, इसका मतलब ये नहीं कि वो कि अगर जब मेरे पास पैसा होगा तब हम देंगे, इसका तो दिस नॉट इक्वल्स टू कि रिपेबल ऑन डिमांड, दिस इज नॉट इक्वल टू रिपेबल। तो इसीलिए क्या करना होगा मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट अपना अथी देगी, मैनेजमेंट बात करेगी या बोलेगी कि हम इतना
क्या उसको बोलते हैं, इस टाइम का सब कुछ तुमको टाइम जैसे केस 2 की तरह तुमको सेट करना होगा, तभी इसका काउंटिंग हो सकता है। नहीं तो तुम केस 1 की तरह नहीं लिख सकते हो कि फेयर वैल्यू इक्वल टू डे 1 ट्रांजैक्शन प्राइस, वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो दोनों केस 1 केस 2 केस 1 केस 3 सेम नहीं है। केस 3 को अगर बनाना है तो केस 2 के जैसा क्वेश्चन डेटा दो तब बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। फिर एक और उसमें पॉइंट आता है कि अभी तक तुम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह दे रहे थे कि सब्सिडरी अपना बना रहा था, होल्डिंग अपना बना था। कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो कैसे अकाउंटिंग हुआ? देखो भाई, कंसोलिडेटेड में क्या होता है कि जो हर दोनों कंपनी के बीच का, दोनों कंपनी का एक साथ बनता है कि ये कितना परचेज किया, ये कितना परचेज किया, ये कितना सील किया, सब कुछ। लेकिन इन अपने एक दूसरे में क्या जो भी ट्रांजेक्शन करता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसका अकाउंटिंग नहीं होगा, क्योंकि होल्डिंग कितना दिया पैसा, सब्सिडी कितना पैसा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आओगे, जो लास्ट का क्वेश्चन सब है, जो कौन से तुम्हारा क्वेश्चन बुक में है, क्वेश्चन बुक में उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज 33.81 पे। वो काफ़ी सेम है तुम्हारा ये अभी वाला जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 36 है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। क्या? केस 2 में इसका डिफरेंस है क्या? इसमें क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि फेयर वैल्यू है 810150, लेकिन जब तुम कंप्यूट खुद से करोगे तो 751314 बोलेगा, लेकिन जो ICA बोला है तुमको वही फेयर वैल्यू मानना होगा। और इसमें फिर डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि फेयर वैल्यू चेंज हो रहा है, तो डिफरेंस जो भी आना है ट्रांजेक्शन और फेयर वैल्यू में, वो डिफरेंस आएगा। ठीक है, एक ये डिफरेंस था। उसके बाद तुमको दूसरा चीज़ जो डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, वो है केस नंबर 4 जो इसमें है। क्या? इसमें अभी तक था कि दूसरा क्वेश्चन में होल्डिंग सब्सिडरी को दिया था पेमेंट, इसमें क्या बोल रहा है कि सब्सिडरी होल्डिंग को पेमेंट दे रहा है। कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, उसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन अगर दे रहा है तो तुम कैसे उसको डिफरेंस को लिखोगे? तो अभी बताए थे, डिफरेंस सब्सिडरी उसका फाइनेंशियल एसेट लिखेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, होल्डिंग लिखेगा उसको डिविडेंड इनकम। यही था आज का पूरा, हो गया ख़त्म, बाय बाय।